से एक एग्जाम्पल देता हूं। 2018 में सबरीमाला केस का निर्णय आया। सबरीमाला केस, जरा इस केस लॉ को समझिए, संक्षेप में डिस्कस करते हैं, आगे भी इसकी चर्चा होगी जब हम लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां विस्तार से चर्चा होगी। ये 2018 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था। केस का पूरा नाम था यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, इसी को संक्षेप में सबरीमाला केस कहा गया। सबरीमाला बेसिकली केरल के पश्चिम घाट की पहाड़ियों में अवस्थित एक जगह है, जगह का ही नाम है सबरीमाला। उस सबरीमाला जगह पे एक मंदिर है, भगवान अयप्पा का मंदिर। भगवान अयप्पा हिंदू धर्म विधान में ब्रह्मचर्य के देवता माने जाते हैं, द गॉड ऑफ चैस्टिटी, ब्रह्मचर्य के देवता। और वहां यह मान्यता है कि उस मंदिर के अंदर गर्भगृह में जहां मूर्ति प्रतिष्ठित है वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सारी महिलाओं का प्रवेश नहीं, फर्टाइल एज ग्रुप की महिलाएं 10 से लेकर 50, ये एक खास एज ग्रुप होती है जिस उम्र अवस्था में महिलाएं प्रति महीने एक खास बायोलॉजिकल साइकिल से गुजरती हैं, जिसको बायोलॉजी की भाषा में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब हमारी सामाजिक मान्यता क्या कहती है? सामाजिक मान्यता कहती है कि देखो साहब, इस अवस्था में जब कोई महिला इस खास बायोलॉजिकल अवस्था से गुजर रही हो, चूंकि उसे हर महीने गुजरना होता है, 4 से 6 दिन इस अवस्था से गुजरना होता है, और उस 4 से 6 दिन को बताया गया कि महिला पूरी तरह अपवित्र हो जाती है। कैसी हो जाती है? अपवित्र। इसलिए इसे धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाजत, बताओ, ये संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा है कि सामाजिक धार्मिक नैतिकता का हिस्सा है? सामाजिक धार्मिक नैतिकता। अब देखो, इस सामाजिक धार्मिक नैतिकता की आड़ में किस तरीके से लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया गया। अब यहीं पर मैं कोट करूंगा रजनीश ओशो को। ओशो यहां पर बड़ा सॉलिड तर्क देते हैं और आप उनके तर्क को खारिज नहीं कर सकते। मैं विज्ञान की भी तर्क आपके सामने रखूंगा, लेकिन ओशो से ही शुरुआत करते हैं। ओशो कहता है या कहते हैं कि भाई महीने के इन 4-6 दिनों में कैसे महिला अपवित्र हो गई? तो जवाब दिया जाएगा, शरीर से खराब खून बाहर निकलता है। तो ओशो का कहना है कि जब खराब खून बाहर निकलेगा तो पवित्र खून अंदर रह जाएगा, तो अशुद्ध थोड़ी हो रही है, वो तो शुद्ध हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो? शुद्ध हो रही है, पहली बात। तार्किक रूप से किसी भी चीज को समझिए। दूसरी बात, ऐसी ओशो का कहना है, रजनीश ओशो का, कि देखो साहब, वास्तव में इस बायोलॉजिकल साइकिल के दरमियान महिलाओं के अंदर जो कॉमन रूप से एक सिम्टम निकल के आता है वो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कंसंट्रेट ना कर पाना। समझ रहे हो मेरी बात? आप बताइए, क्या मंथ में या 18-20 दिन या 25 दिन या 2 हफ्ते में पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया, इरिटेट हो गया, किसी को जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो भी सुना दिया, बाद में उसे अफसोस हो रहा है? रजनीश ओशो कहते हैं कि पुरुष भी उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहा होता है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि और सारी बातें बेमानी है। इस साइकिल की जो सबसे बड़ी विसंगति है वो ये है कि थोड़ा इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो ये प्रकृति तो मनुष्य में भी पाई जाती है। तो केवल इस आधार पे तुम उसे अपवित्र या अशुद्ध कहो, ये तुम्हारी थोथी सामाजिक मान्यता है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। बट जब ओशो ने ये सब बातें कही थी, उस समय ओशो को सुनकर भी समझने वालों की संख्या कम थी। ओशो तब इस सामाजिक मान्यता की खिलाफत किए थे। समझ रहे मेरी बात? उनका कहना था कि ये जो सामाजिक नैतिकता है ये लैंगिक विरोध को बढ़ावा दे रही है, लैंगिक विभेद को बढ़ावा दे रही है। ध्यान रखिएगा, उग्र नारीवाद भी इसकी खिलाफत करता है। उग्र नारीवाद नारीवाद की एक धारा है। उग्र नारीवाद का कहना है कि महिलाओं को उनके जीव शास्त्र का हवाला देते हुए, बायोलॉजी का हवाला देते हुए पुरुषों ने उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, बहुत बड़ा ट्रिक किया है, कुचक्र चला है।
इसलिए उग्र नारीवाद महिलाओं को कहता है कि तुम एक ऐसे संसार का सृजन करो जिसमें पुरुषों का प्रवेश सर्वथा वर्जित हो। इसको बोला गया द वर्ल्ड ऑफ लिस्बियंस, जिसमें केवल महिलाएं होंगी, पुरुष नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों ने ही समय दर समय कुचक्र चलकर समाज में हमारी स्थिति को इतना बदहाल बनाया है। पुरुषों का षड्यंत्र, अब आगे हम इनके षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे, ये महिलाएं कहती हैं। वो कहती है कि हमारे जीव शास्त्रीय स्वरूप का नाजायज फायदा उठाते हुए इन पुरुषों ने क्या किया? विवाह जैसी परंपरा का सृजन किया। विवाह के बाद हर महिला अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में गर्भावस्था के दौर से गुजरती है, और किसी भी महिला के लिए उसके जीवन का समझ लीजिए सबसे बेशकीमती लम्हों में से वो लम्हा होता है। वही वो दौर है, चूंकि पुरुष गर्भ धारण कर नहीं सकता, उसका बायोलॉजी अलग है, जीव शास्त्र अलग है, ये केवल महिला ही कर सकती है। नतीजा ये हुआ कि महिलाएं जब गर्भावस्था में होती है तो उन्हें सबसे अधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, और बस इसी वीक पॉइंट का पुरुषों ने लाभ उठाया। कहा मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम मुझे अपनी आजादी सौंप दो। और यहीं से महिलाओं की घरेलू भूमिका का निर्धारण होता है, और फिर महिलाएं निरंतर शोषण व पिछड़ापन का शिकार होती गई। तो रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं देयर इज नो नीड टू गो फॉर फैमिली सिस्टम, देयर इज नो नीड टू ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, go for live-in relationship, there is no need to tie up in marriage knots। अब आप कहेंगे ये कैसी असामाजिक बातें कर रहे हैं, कैसी विधर्मी बातें कर रहे हैं। मैं विधर्मी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सामाजिक नैतिकता की कमियों की बुनियाद पर वर्तमान में जो डिस्कोर्स चल रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये जानते हुए कि आप बेहद सुलझे हुए, बेहद गंभीर विद्यार्थी हैं। चीजों को तर्क की कसौटी पर कसते हुए आप आत्मसात करेंगे, है ना।